नमस्कार साथियों, मैं मधुमाला पुनः आप सबों को अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने एक उपन्यास गुनाहों का देवता के श्रृंखला की शुरुआत की है। इस श्रृंखला का ये दूसरा खंड है। हमने अब तक देखा कि कपूर, ठाकुर और कवि के बीच में ये फिक्स होता है कि वो लोग शाम को मिलेंगे बोटिंग पे। इसके बाद से कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलो लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी में पॉकेटों में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वो उतर गई। दुबली पतली, नाटी सी, साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत से बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वो आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। तुम क्यों नहीं बनना चाहते मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पे। पगली कहीं की। चंदर ने उसके कंधे पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चलो अंदर। और वह हिचकती, ठिठकती, झोंपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ। तो बांस की पतली टहनियों की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दी किताबें? और जाकर कार के अंदर पटक दी। फिर बोली, आ बैठो चंदर, मैं घर जाऊँगा। यूँ, ये देखो। और उसने भीतर से कागज़ का एक बंडल निकाला और बोली, देखो ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अलहर बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वर में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर साहब के हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप करेगा? इसका भी इंतज़ाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चलो आओ। चंदा जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे 4 किताबें, 4 कविता की किताबें उठा लाई। समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ती हुई सीधा बोली, तुम कहो तुम ही समझा दो। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। उधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह। सुधा की हंसी ने दूधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूखकर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजनी से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बैठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर
यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था। जब से वो अपनी माँ से झगड़ा कर प्रयाग भागा था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्चे के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवाया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षण और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी की वजीफ़े के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वो सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। इसके बाद शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, ये उसे खुद नहीं मालूम। वो बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सब कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वो भी चंदर को अपनी होती गई थी, उसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वो आई थी तब वो बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वो खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी और अपने कॉपी फाड़ लेती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मनाते थे, वो स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वो अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष के होने पर गांव वाले ने उसकी शादी का जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नाचना और मुंह मटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दी। जब वो आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वो महाराजनी का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़ कर न लाने पर अक्सर उसे माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से ज़रूर वो बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से में उसे मारे, उसे न साथ खेलते थे और न उससे बोलते थे, तब वो रो कर और सिर पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर में अलहर पुरवा और विद्रोही झोंके की तरफ तोड़-फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर के आंखों के इशारे पर सुबह के नासीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतने अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर
की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन, सारा लड़ाई झगड़ा सभी सभी की तरह से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टी भाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था, और जब तक वह चंदर को खींचकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यौरे का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हथनी रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट में भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती है, और जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स में कोर्स क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, पर मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वो बस बड़े निस्वार्थ भाव से यह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वो चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाग कर वो चंदर को दे देती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितना देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट ही खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य की चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पिलाने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवाई ले आई और लगी चंदर से जिद करने, पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में इसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय की पानी डालती थी, और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खाली सा दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवे और खुदा जाने क्या क्या। और इसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद उसकी लंबी चौड़ी मुनहार,
इस सब से चंदर बहुत घबराता था, लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बैठाकर जल्दी से चाय बना ली तो उसे मजबूर होना पड़ा और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद उस अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी और बेतुकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्यालों को अपने सामने रखा और उसके चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसे हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो। और क्या, खाली सा चाय पियोगे? दिमागी काम करने वाले लोगों को ऐसे ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है और ना ही ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता। मेरी क्लास फेलो है गेसु कामजी, सबसे तेज़ लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध का चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। ज़रूर, मुँह बिचकाते हुए चंदर बोला। और उतनी ही काली जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या, वो तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदर ने ठाठ से चाय घुमाते हुए कहा। सुधा कूद गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसी को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारो गेशु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वो सारिफ हुसैन कामजी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटर है और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती है। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे, ऐसी मुँह से जवाब। उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी ख़राब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदन ने झिपकर निगाहें नीचे कर ली तो सुधा पास आकर चंदर के कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारे भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह कर लो। लो, बातचीत कर लो, तब तक मैं वो निबंध ले आऊँ टाइप कराने वाला। चंदन ने
खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं। काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपियाँ हैं। इसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे। तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपियाँ देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है। मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठ बात है। हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वो फिर उतरा। सुधा बोली, लो, ये लिफाफा तो भूल ही गए थे। पापा ने लिख कर दिया था, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झंझला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग है। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फैलाकर बड़ी बुलडॉग की भंगिमा बनाई और चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। आज की कहानी यहीं तक। आगे फिर अगले खंड में लाएंगे। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।